सुबह जब पुलिस पहाड़ों पर पहुंची तो बर्फ सफेद नहीं थी। उस पर 6 लाशें पड़ी थीं और उनके बीच खड़ी थी एक लड़की जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ ठंड थी। एक किस्सा, एक कहानी जो एक साधारण सी बर्फीली यात्रा से शुरू हुई थी, लेकिन समाप्त हुई एक ऐसे रहस्य के साथ जिसे पहाड़ आज तक अपने भीतर छुपाए हुए हैं। सर्दियों की छुट्टियां चल रही थीं। 7 कॉलेज मित्र, रिया, कबीर, नैना, आरव, देव, सिमरन और यश, सबने तय किया कि इस बार साधारण यात्रा नहीं, पूरा रोमांच होगा। योजना थी स्नोबोर्डिंग की, पहाड़ों के बीच ठहरने की, यादें बनाने की। गाड़ी के भीतर तेज संगीत, हंसी, भविष्य की बातें, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। और अक्सर भय वहीं से जन्म लेता है जहां सब कुछ पूर्ण दिखाई देता है। राजमार्ग पर अचानक पुलिस का अवरोध मिला। आगे भारी हिमपात था, रास्ता बंद कर दिया गया था। अधिकारी ने स्पष्ट कहा, आगे जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन रोमांच के उत्साह में चेतावनी अक्सर चुनौती लगती है। नक्शा खोला गया। 80 किलोमीटर का एक वैकल्पिक मार्ग दिखा, सुनसान पहाड़ी रास्ता। रात धीरे धीरे उतरने लगी। कुछ दूरी पर एक पुराना पेट्रोल पंप दिखाई दिया। टिमटिमाती रोशनी, वीरानी और एक बूढ़ा कर्मचारी जो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे पहले से जानता हो। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर बर्फ तुम्हें पुकारे तो उत्तर मत देना। देव मुस्कुराया। डरावनी फिल्म जैसा संवाद है, लेकिन शायद वो मजाक नहीं था। रिया ने पीछे जंगल की ओर देखा तो उसे बर्फ में आधा दबा एक मरा हुआ भालू दिखा। उसका शरीर इस तरह फटा हुआ था जैसे किसी ने क्रोध में उसे चीर डाला हो। उधर सिमरन शौचालय में आईने के सामने खड़ी थी। अचानक उसे लगा कि उसका प्रतिबिंब उसके साथ एक क्षण की देरी से चल रहा है। फिर उसका चेहरा विकृत होने लगा। आंखें गहरी, होंठ फटे हुए, जैसे ठंड से जमे हों। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। दोबारा आईने में देखा, सब सामान्य, लेकिन उसके भीतर कुछ सामान्य नहीं रहा। इसी बीच नैना को एक पुरानी मार्गदर्शिका मिली। उसमें लिखा था कि वर्षों पहले इस क्षेत्र में एक स्त्री को डायन कहकर हिमपात में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। कहा जाता था कि जब भी असामान्य बर्फबारी होती है, वो लौट आती है, किसी को अपने साथ ले जाने। उन्होंने पुस्तक वहीं छोड़ दी, पर कुछ कहानियां पढ़ने से नहीं, छूने से शुरू होती हैं। वे आगे बढ़े। प्रवेश निषेध का संकेत अनदेखा कर दिया। छोटा रास्ता चुना। मोबाइल का संपर्क समाप्त। हिमपात तेज। गाड़ी के भीतर सन्नाटा बढ़ता गया। घंटों बीत गए, गंतव्य नहीं मिला। कबीर और आरव में बहस शुरू हुई। उसी ध्यान भंग में गाड़ी फिसली और गहरी बर्फ में धंस गई। इंजन चल रहा था, पर पहिए खाली घूम रहे थे। चारों ओर केवल सफेदी, ऐसी सफेदी जो इंसान को तुच्छ महसूस करवा दे। खंड धीरे धीरे भीतर उतरने लगी। तभी सिमरन बदलने लगी। वो खिड़की से बाहर शून्य में देखती रहती, धीमे स्वर में कहती, हम यहां से नहीं जाएंगे। सबने इसे घबराहट समझा, लेकिन घबराहट और अधिकार में अंतर होता है। अचानक वो गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर चल दी। रिया उसके पीछे गई, बर्फ पर पद चिन्हों का पीछा करती हुई। उसे एक टेढ़ा पेड़ दिखाई दिया जिसकी शाखाओं पर पुराने कपड़े लटक रहे थे। हवा चली तो वे ऐसे हिले जैसे कोई अदृश्य शरीर झूल रहा था। थोड़ी दूरी पर सिमरन खड़ी थी, एक आधे खाए हिरण के पास। उसकी आंखें उस हिरण पर नहीं थीं, बल्कि किसी अदृश्य उपस्थिति पर। गाड़ी में लौटते ही सब कुछ तेजी से बिगड़ गया। सिमरन अचानक कबीर पर झपटी। नैना ने रोकने की कोशिश की तो उसने उसे काट लिया। उसकी आवाज अब 2 परतों में सुनाई दे रही थी, जैसे कोई और उसके भीतर से बोल रहा हो, तुमने उसे बर्फ में छोड़ा था, अब तुम भी यही रहोगे। उन्होंने सिमरन के हाथ बांध दिए,
पर श्राप बंधनों से नहीं रुकते। आरव सहायता खोजने निकला और भालू के फंदे में फंस गया। उसकी चीखें अंधेरे में गूंजती रहीं। गाड़ी का ईंधन समाप्त, हीटर बंद, तापमान गिरता गया। तनाव अपने चरम पर था। देव और कबीर में हाथापाई हुई। पेंचकस हाथ में था। धक्का लगा और अगले ही क्षण यश भूमि पर पड़ा था। उसके सीने से रक्त बह रहा था। रिया गाड़ी में लौटी। नैना भी ठंड और चोट से दम तोड़ चुकी थी। अब केवल 3 लोग बचे थे। सिमरन धीमे धीमे हंस रही थी। वो ठंड में मरी थी, अब तुम सब भी ठंड में मरोगे। कबीर का मानसिक संतुलन टूट चुका था। वो चीखता रहा। रिया भागी, बर्फ में, अंधेरे में, दिशाहीन। पीछे कदमों की आड़, एक नहीं 2। रिया फिसली। उसके हाथ में बर्फ का एक नुकीला टुकड़ा आया। उसने बिना देखे वार किया। सिमरन गिर गई। हवा थम गई। दूर कहीं बंदूक चलने की आवाज आई। सुबह पुलिस पहुंची। लाशें, खून, जमी हुई बर्फ। अधिकारी ने पूछा, क्या हुआ था? रिया ने शांत स्वर में कहा, सिमरन के भीतर वही थी, सब उसी ने किया। अधिकारी उसकी आंखों में देखता रहा। वही गहराई, वही ठंड, जैसे हिम आंधी अब उसके भीतर बस चुकी हो। और पहाड़ों पर फिर बर्फ गिरने लगी, क्योंकि कुछ स्थान लोगों को मारते नहीं, उन्हें अपना बना लेते हैं। द ग्रैंड रिजॉर्ट। जब वो इनविटेशन आया, किसी ने ये नहीं पूछा कि हमें ही क्यों चुना गया, क्योंकि द ग्रैंड रिजॉर्ट नाम अपने आप में एक वादा था, सुकून का, लग्जरी का, और उस जिंदगी से थोड़ी देर की छुट्टी का जिससे हम सब थक चुके थे। हम 8 लोग थे, कुछ दोस्त, कुछ बिल्कुल अजनबी, पर एक बात कॉमन थी। हम सब अपनी अपनी जिंदगी के ऐसे किस्से छुपाए हुए थे जिनके बारे में कोई जानना नहीं चाहता था और जिन्हें हम खुद भी भूल जाना चाहते थे। शायद इसी वजह से पहाड़ों के बीच बसे उस शानदार रिसॉर्ट तक पहुंचने का फैसला इतना आसान लगा। पहला दिन सच में जन्नत जैसा था। खुला आसमान, कांच से बने कमरे, बहता पानी, महंगी शराब। रात की पार्टी में हर कोई अपने अतीत को नशे में डुबो देना चाहता था। हंसी ज्यादा थी, बातें हल्की थीं, लेकिन उस खुशी में भी एक अजीब सा बनावटीपन था, जैसे सब जानते हों कि ये सब ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। हमें नहीं पता था कि वही रात हमारी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल रात है। सुबह आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। न वो कमरा था, न वो खिड़की, न वो रिसॉर्ट। हम एक छोटे से लकड़ी के कॉटेज में थे। खिड़कियां बंद थीं और बाहर चारों तरफ सिर्फ जंगल था। पहले लगा कोई प्रैंक है, फिर गुस्सा आया और फिर डर। जब जो भी बाहर जाने की कोशिश करता, वो कुछ ही सेकंड में हांफता हुआ वापस उसी कमरे में आ जाता, जैसे जगह खुद उसे पकड़कर अंदर फेंक रही हो। तभी दीवार पर लगी एक स्क्रीन अपने आप जली। एक शांत आवाज गूंजी, हमें यहां 7 दिन रहना होगा, सीमित खाने पानी के साथ, और ऐसे समय में जो आगे बढ़ता ही नहीं। दिन बीतने लगे, पर तारीख नहीं बदली। हर रात घड़ी ठीक 11:40 पर रुक जाती और सुबह वही दिन फिर से शुरू हो जाता। भूख बढ़ती गई, पानी कम होता गया और हर लूप में कॉटेज थोड़ा और छोटा हो जाता, जैसे दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हों। तीसरे दिन स्क्रीन पर पहला नाम आया, वो लड़का जो सबसे ज्यादा चुप रहता था। उसके सामने वो सच चलाया गया जिसे उसने सालों से दफन कर रखा था। 14 साल की उम्र में उसने अपने ही पिता की हत्या की थी, उस पिता की जिसने उसका बचपन निगल लिया था।
वो रोते हुए बोला कि उसने कभी बचपन जिया ही नहीं, कि वो आज भी मर्दों से डरता है। उस दिन के बाद हर लूप में उसे एक अलग कमरे में बंद किया जाने लगा, जहां सिर्फ पुरुषों की आवाजें होती थी। वो रोज मरता था और रोज उसी डर के साथ वापस लौट आता था। अगले दिन उस लड़की का नाम आया, जिसकी जिंदगी एक लीक्ड एमएमएस के साथ टूट गई थी। स्क्रीन पर कमेंट्स चलने लगे, हंसी, गालियां, वही नजरें जिनसे वो सालों से भाग रही थी। उसकी सजा और भी खौफनाक थी। कॉटेज की दीवारें उसके लिए पारदर्शी हो गई। उसे लगने लगा कि हर कोई उसे देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। फिर से वो जमीन पर बैठकर रोती रही, क्योंकि इस बार भागने की कोई जगह नहीं थी। फिर उस लड़के की बारी आई, जिसे स्कूल से कॉलेज तक सिर्फ बुलिंग और रैगिंग मिली थी। उसकी सजा शोर वाली नहीं थी। वो बोलता था, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती थी। वो सामने खड़ा रहता था, पर कोई उसे देख नहीं पाता था, जैसे वो इंसान ही ना हो। सबसे आखिर में वो आदमी टूटा जो हमेशा खुद को नाकाम समझता था, जिसे कभी फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, जिसने हर जगह खुद को फेलियर ही पाया। यहीं खेल पलट गया, क्योंकि पहली बार सिस्टम ने उसे पावर दी। किसे खाना मिलेगा, किसे सजा। उसकी आंखों में वो चमक आ गई जो इंसान में तब आती है जब उसे पहली बार कंट्रोल मिलता है। और तभी हमें समझ आया कि अब डर सिर्फ इस जगह से नहीं है, हम एक दूसरे से भी डरने लगे हैं। आखिरकार स्क्रीन पर लिखा आया, वन कैन लीव। किसी ने चिल्लाया नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया। वोट हुआ, नाम लिया गया, दरवाजा खुला और वो इंसान बाहर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, घड़ी फिर 11:40 पर रुक गई और स्क्रीन पर लिखा चमका, सिलेक्शन सक्सेसफुल। हमें लगा अब हम यहीं फंस गए हैं, लेकिन अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब होश आया, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में थे, अपने घर, अपनी सड़कें, अपने लोग। कोई सबूत नहीं था कि वो सब सच था, सिवाय उस डर के जो अब हमारे अंदर बस चुका था। कुछ दिनों बाद एक आखिरी मेल आया। The one you selected was released from the system. The rest of you were released into life. तब समझ आया, एक को चुनना बाहर जाने के लिए नहीं था, बल्कि ये देखने के लिए था कि दबाव में हम किसे छोड़ सकते हैं। जो बाहर गया था, वो कभी वापस नहीं आया। और यही द ग्रैंड रिजॉर्ट का असली एक्सपेरिमेंट था। ये देखना कि टूटे हुए इंसान जब घिरे होते हैं, तो क्या वो इंसानियत बचाते हैं या खुद को। कहीं दूर किसी सर्वर पर अगला इनविटेशन पहले ही तैयार है, क्योंकि इस दुनिया में टूटे हुए लोग कभी कम नहीं होते। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे आज तक आप समझ नहीं पाए? अगर हां, तो अपनी कहानी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चलता हूं, मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक सतर्क रहिए। Game over. आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर कोई सफर आपको चुने तो क्या आप मना कर पाएंगे? ये कहानी है 7 दोस्तों की, या शायद 7 शिकारों की। कॉलेज का आखिरी साल था, एग्जाम्स खत्म, भविष्य दरवाजे पर, और हम सबको लगा जिंदगी शुरू होने से पहले एक आखिरी सफर बनता है। हमने कोई फेमस जगह नहीं चुनी, बस पहाड़, ऊंचे, शांत और इतने गहरे कि उनमें खो जाने का मन करे। शहर पीछे छूटता गया, सड़क पतली होती गई और ड्राइवर बार बार रियर व्यू मिरर में झांक रहा था, जैसे कोई पीछे बैठा हो, जबकि गाड़ी में सिर्फ हम 7 थे। जंगल शुरू हुआ, घना, इतना कि धूप भी जमीन तक पहुंचते पहुंचते हार जाए।
जीपीएस स्क्रीन पर रास्ता सीधी लाइन में अटका हुआ था। लोकेशन का नाम ब्लिंक कर रहा था, नो एग्जिट जोन। हम हंसे, मजाक किया, पर ड्राइवर की उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप रही थीं। शाम ढली और हम पहुंचे उस छोटे से गांव में जहां बस एक लकड़ी का घर था, होम स्टे। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और हवा, जो सीटी नहीं, फुसफुसाहट जैसी आवाज करती थी। दरवाजा खोलने आया एक बूढ़ा आदमी, झुकी पीठ, आंखें इतनी गहरी जैसे उनमें अंधेरा जमा हो। उसने चाबी दी और बिना पलक झपकाए बोला, अंधेरा होने के बाद बाहर मत निकलना। हमने हंसकर पूछा, क्यों? उसने कहा, दरवाजा बाहर से बंद नहीं होता, अंदर से होता है। उसकी परछाई दीवार पर हमसे उल्टी दिशा में हिल रही थी। रात आई और जंगल की आवाजें भर गईं कमरे में, झींगुर, उल्लू, हवा। फिर अचानक सब बंद। इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी हार्ट बीट कानों में गूंजने लगी। तापमान गिर गया, सांस भाप बनकर दिखने लगी। और तभी घर के बाहर कदमों की आहट, धीरे, नपे हुए, जैसे कोई जमीन को परख कर चल रहा हो। खिड़की से देखा, कुछ नहीं, बस पेड़ों के बीच एक काली आकृति जो स्थिर थी, और हर बार देखने पर थोड़ा करीब। सुबह गाड़ी के टायर्स कीचड़ में धंसे थे, गहरे निशान, जैसे रात में किसी ने गाड़ी खींचने की कोशिश की हो। किसी को कुछ याद नहीं था। हमने सोचा डर बेवजह है और अगले दिन लौटने निकले। जंगल पार किया, मोड़ काटा और सामने वही घर, वही टूटा पत्थर, वही झुका पेड़, वही दरवाजा। हमारी हंसी गायब हो चुकी थी। तीसरे दिन फिर कोशिश की, तेजी से गाड़ी दौड़ाई, पसीना, घबराहट। 20 मिनट बाद वही गांव। इस बार बूढ़ा बाहर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। आज भी नहीं निकले? हमने पूछा, दूसरा रास्ता कहाँ है? उसने जंगल की तरफ देखा और बोला, जो जाता है वही रास्ता बनाता है। उस रात किसी को नींद नहीं आई। दीवारों के अंदर से खटखटाहट, जैसे नाखून लकड़ी कुरेद रहे हों। फर्श के नीचे धड़कन जैसी आवाज। सुबह एक दोस्त गायब था। उसका फोन बिस्तर पर पड़ा था, स्क्रीन पर वीडियो खुला हुआ। वीडियो में वो खुद खिड़की के पास खड़ा था और पीछे अंधेरे में कोई उसके बहुत करीब सांस ले रहा था। जंगल में उसके जूते मिले और पेड़ों की छाल पर गहरे नाम खुदे थे, हमारे नाम। समय बिगड़ने लगा। एक घड़ी में तारीख 10 साल आगे की। एक फोन पर नो सर्विस की जगह लिखा था स्टिल हियर। 5वें दिन एक और दोस्त टूट गया। उसकी आंखें खाली। वो बस दोहराता रहा, हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। और रात में खुद चलकर बाहर चला गया। घर छोटा होने लगा। दीवारों पर हमारे नाम उभर आए, जैसे लकड़ी हमें पहचान रही हो। 7वें दिन बूढ़ा फिर आया। हर साल कोई ग्रुप आता है। हमने कांपते हुए पूछा, और लौटता कौन है? उसने जवाब दिया, जो आखिरी बचता है। बारिश शुरू हुई। जंगल गहरा काला हो गया। सुबह हम 3 थे। एक और नाम दीवार पर जला हुआ था। आखिरी दिन हम तीनों जंगल में उतर गए, बिना रास्ते, बिना उम्मीद। चलते रहे, गिरते रहे, पेड़ों के बीच खोते रहे। फिर पीछे से चीख आई, फिर सन्नाटा। मैं भागता रहा जब तक अचानक मैं सड़क पर था, नीचे की दुनिया में, अकेला। साल बीत गए। दोस्तों का कोई रिकॉर्ड नहीं। कॉलेज में हमारे ग्रुप की फोटो से 3 चेहरे गायब थे, जैसे कभी थे ही नहीं। और हर साल उसी तारीख पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। इस बार रास्ता किसका बनेगा? पहले मुझे लगता था ये कोई और भेजता है, लेकिन पिछले साल मैंने देखा मैसेज मेरे ही फोन से गया था। और इस साल एक नया ग्रुप उसी होमस्टे की बुकिंग कर चुका है। 7 लोग हैं। उनकी ग्रुप फोटो में पीछे पेड़ों के बीच एक चेहरा मेरा भी है।
देश में कई गांव ऐसे हैं जो नक्शों में होते हुए भी असल में कहीं नहीं होते, या यूं कहें वो होते तो हैं लेकिन उनकी हकीकत से लोग अनजान रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे कुहासा कहा जाता है। एक ऐसा गांव जहां रोशनी का नामो निशान नहीं, जहां लोग मुस्कुराना भूल चुके हैं और जहां जाने वाले लौटते तो हैं लेकिन पहचान में नहीं आते। मेरी दादी हर रात हमें कहानियां के सुनाया करती थी, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसे वो सिर्फ धीमी आवाज में और सिर्फ तभी सुनाती थी जब पूरा घर सो रहा होता। वो कहती थी, कुहासा अंधेरे का गांव है, न दिन का वहां कोई वजूद है न रात का कोई अंत। वहां वक्त नहीं चलता, वहां बस ठहराव है और एक सिहरन। हम सब बच्चे इसे मजाक समझते थे, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच ही बदल दी। कॉलेज की छुट्टियों में मैं अपने गांव गया। पुराना घर, मिट्टी की दीवारें, बाहर पीपल का पेड़ और वहीं दादी का पलंग। एक रात जब बिजली चली गई, मैं मोमबत्ती लेकर दादी के कमरे में गया। वो आंखें बंद किए धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। उसने नाम लेकर बुलाया था। वो वापस आया है? मैंने पूछा। कौन आया दादी? उन्होंने सिर्फ एक नाम लिया, रघुवीर। ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। दूसरे दिन मैंने मां से पूछा, रघुवीर कौन था? मां का चेहरा सख्त हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया, रघुवीर तेरे दादा के छोटे भाई थे। एक दिन बिना कुछ बताए वो कुहासा गांव चले गए थे और जब लौटे तो वो नहीं रहे थे। उन्होंने किसी को नहीं पहचाना और कुछ ही दिनों में चुपचाप गायब हो गए, फिर कभी नहीं मिले। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैंने तय किया कि मैं कुहासा गांव की हकीकत जानकर ही रहूंगा। मैंने गांव के एक बुजुर्ग भोलाराम काका से बात की। वो धीरे बोले, जाना है? सोच लो, वहां सब कुछ धीमा है, आवाजें भी, हवा भी और इंसान भी। बस एक चीज तेज है, धुंध जो तुम्हें निगलने को बेताब रहती है। मैंने अगले दिन सुबह सुबह निकलने का प्लान बनाया, लेकिन सुबह होते ही सूरज था, पर उजाला नहीं। पूरा रास्ता एक घनी धुंध में डूबा हुआ था। जैसे ही मैंने कुहासा की सीमा लांघी, मुझे एक अजीब एहसास हुआ। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, सब कुछ जैसे रुक गया था। आसपास के घर लकड़ी और मिट्टी के थे, लेकिन एक भी आवाज नहीं थी। लोग दिख तो रहे थे, लेकिन हर कोई चुप था, थमा हुआ। एक बूढ़ी औरत चौखट पर बैठी थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या आप मुझे रघुवीर के बारे में कुछ बता सकती हैं? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सफेद थीं और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, नाम लेकर मत बुलाओ, वरना वो लौट आएगा। मैं पीछे मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरी पीठ के पीछे से धीरे से मेरा नाम लिया, आदित्य। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन अब वो आवाज हर तरफ से आने लगी, आदित्य, आदित्य, आदित्य। मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन गांव का रास्ता जैसे घूम गया था। जहां से आया था वो अब नहीं था। हर मोड़ पर वही घर, वही चेहरा, वही सन्नाटा। एक घर के अंदर मुझे हल्की सी रोशनी दिखी। मैं अंदर गया। वहां एक पुरानी मेज थी और उस पर धूल से ढंका हुआ एक फोटो। फोटो में रघुवीर था, जवान, मुस्कुराता हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने फोटो को छुआ, मुझे अपनी गर्दन के पास गर्म सांसें महसूस हुई। तुमने मेरा नाम लिया, अब तुम भी यहीं रहोगे।
मैंने जोर से कहा, माफ करना, मैं गलती से आ गया था। तभी एक पुराना पीतल का घंटा बजा और पूरा गांव धुंध में गायब होने लगा। मैं भागते हुए बाहर निकला। जब होश आया तो मैं अपने ही घर के बाहर था, पीपल के पेड़ के नीचे। दादी मुझे देख रही थी और बोली, अब समझे क्यों कहा था नाम लेकर मत बुलाना, क्योंकि वो जवाब जरूर देता है। कुछ जगहें दुनिया से नहीं बल्कि हमारे डर से जुड़ी होती हैं। कुहासा कोई जगह नहीं, वो एक एहसास है। जब मन पूरी तरह खाली हो जाए तो वहां रोशनी कभी नहीं लौटती।